अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ सिंध में कोरोना वायरस के 11 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जिसके बाद सिंध में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 15 हो गई है। और अब से कुछ देर पहले कोयटा में भी कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है, जिसके बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 19 हो गई है। सिंध के महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक आज सूबे में कोरोना के मजीद नए 2 केसेस सामने आए। उनमें से पहला केस हैदराबाद में सामने आया, जहां कोरोना से मुतासरा शख्स शाम के रास्ते दोहा से पाकिस्तान आया था, जबकि दूसरा मरीज कराची में सामने आया, जो ईरान से दुबई के रास्ते कराची आया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुतासरा अफराद के अहले खाना से भी राब्ते में हैं। इससे पहले गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में कोरोना वायरस के 9 नए केसेस की तस्दीक हुई और उन मुतासरीन के बारे में सिंध के महकमा सेहत के तर्जुमान का कहना था कि कोरोना से मुतासरा 6 अफराद शाम से बरास्ता दोहा कराची आए थे, जबकि 3 अफराद लंदन से बरास्ता दुबई गुज़िश्ता हफ्ते कराची पहुंचे थे। गुज़िश्ता रात जब 9 नए केसेस सामने आए तो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने इसकी तस्दीक की और कहा कि ये तमाम केसेस पहले से मौजूद मरीजों की वजह से सामने आए। इस पर सिंध हुकूमत के महकमा सेहत ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम नए केसेस 2 मुख्तलिफ फ्लाइट से आए हैं और उनका पहले से मौजूद मरीजों से राब्ता नहीं था। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, मगर सिंध हुकूमत ने अभी तक स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफे का फैसला नहीं किया। PSL के अब अगले मैचेस सिंध में होने हैं, इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या करेगी, ये तमाम वो बातें हैं जिनके इस वक्त जवाब का आवाम को इंतज़ार है। हमारे साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब 18 नए केसेस 15 सिंध में हैं। लोगों के कंसर्न्स इस हवाले से बढ़ रहे हैं कि इटली में भी पहले एक केस आया, फिर 2 केसेस आए, फिर अचानक बहुत तेज़ी से आउटब्रेक हो गया था। लोग परेशान हैं कि कहीं सिंध में भी या पूरे पाकिस्तान में ऐसा मामला ना हो। अस्सलामुअलैकुम शाहजीब, शुक्रिया आपने मुझे लिया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को आपके तवज्जुह से कुछ बता सकूं। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तशवीश तो है, पूरी दुनिया में तशवीश है और तशवीश होनी भी चाहिए, इसलिए कि ये जिस तरीके से फैला है कोरोना वायरस पिछले 2 महीने में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। इस वक्त एज वी स्पीक पूरी दुनिया में तकरीबन 1,16,000 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं और अच्छी बात यह कि उनमें से तकरीबन 75,000 केस रिकवर भी हो गए, यानी आधे से ज़्यादा केस रिकवर हो गए हैं इस वायरस से। अनफॉर्चुनेटली 4,000 से ऊपर डेथ्स हुई हैं इस वायरस की वजह से और यही तशवीश हमें है कि जी जिस तरीके से फैल रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आए हैं हमारे यहाँ सिंध में। ऑब्वियसली ये पहले सबको हिस्ट्री पता है, लेकिन मैं इन ऑर्डर टू टेल यू द कंप्लीट पिक्चर बताना पड़ेगा कि जब चाइना में ये पहले हुआ था एंड ऑफ दिसंबर जनवरी के महीने में, तो उस वक्त हमने 34 लोग जो सस्पेक्ट थे चाइना से, उनको हमने आइसोलेट किया और टेस्ट किया, वो सारे के सारे नेगेटिव आए। तो चाइना से हमारे पास इसका नहीं आया ये वायरस। उस वक्त भी हमने अपने 9 अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर्स बना लिए थे और 148 बेड्स हमने डेडिकेट किए थे जस्ट इन केस कोई ऐसा केस आता है या हमें ज़रूरत पड़ती है। 26 फरवरी को हमारे पास पहला केस आया, कराची में रिपोर्ट हुआ, लेकिन एक्चुअली कराची से पहले नॉर्थ में एक केस रिपोर्ट आ चुका था जो रिपोर्ट नहीं हुआ था। जब कराची का केस आया तो फिर वो केस भी रिपोर्ट हुआ और उसके बाद इनिशियली हमारे पास अगले 3-4 दिन में कुछ केसेस आए और ये 5 केसेस हुए थे। इस वक्त हमारे पास 15 केसेस हैं सिंध में। इन 15 केसेस की मैं ओरिजिन आपको शाहजेब बता दूं कि 8 केस वो हैं जो आए थे हमारे पास इराक, यानी ईरान ओरिजिन नहीं था उनका, इराक एंड देन सीरिया और फिर दोहा से होते हुए कराची। उनमें से एक शख्स शायद ईरान गया था उससे पहले, प्रॉबेबली उधर से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। 4 केस हमारे पास ईरान ओरिजिन के हैं और 3 केस ऐसे हैं जो ज्यादा तशवीशनाक हैं कि वो लंदन और दुबई से उनकी ओरिजिन है, दुबई प्राइमरीली, और एक उनमें से लंदन गया था और वापस आया था। तो ये पोजीशन है। तशवीश होनी चाहिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी प्रिपरेशन है या जो हमने किया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 26 तारीख को ये हमें पता चला, इमीडिएटली हमने इमिग्रेशन से कांटेक्ट किया और इमिग्रेशन ने हमें
बताया कि टोटल जो पाकिस्तान ईरान से लोग आए हैं, हम सिर्फ ईरान पे फोकस कर रहे थे, वो तकरीबन 13,836 लोग ईरान से आए इन पाकिस्तान फ्रॉम, हमने 15 जनवरी की एक कट ऑफ डेट दी थी उन्हें, और उनमें से 2355 यानी 13,800 में से 2355 सिंध के रहायशी थे और बाकी 11,500 या उससे थोड़े कम बाकी पाकिस्तान के हिस्सों के रिहायशी थे। सिंध हुकूमत ने उन 2355 लोगों को इमीडिएटली कांटेक्ट किया और विद इन 3 डेज हमने सबको कवर कर लिया था। हमने सबको सेल्फ क्वारंटाइन में रखा और उनमें जिस जिसको सिम्टम्स थे और हमने टेस्ट किया उनको, और इस वक्त तक हमको 170 से ऊपर लोग टेस्ट कर चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर आज का मुझे नहीं पता, 170 से ऊपर है। और जिनमें से जैसे मैंने आपको बताया कि 15 पॉजिटिव आए हैं, उन 15 के 15 को शाह साहब मुझे ये बताएगा कि जो 15 केसेस हैं उनमें जो प्राइमरी कांटेक्ट है उससे कितने हैं, और बाकी यहाँ पर अगर कोई ट्रैवल करके आ गया उससे उसके दोस्तों या रिश्तेदारों को लग गया वो कितने हैं? इसमें से कितने ओरिजिनल केसेस हैं और कितने उनकी वजह से हो गए वो हैं? सारे के सारे बाहर से आए हुए, एक भी सेकेंडरी कांटेक्ट अल्लाह का शुक्र है कि इन्फेक्ट नहीं हुआ। जो 15 के 15 हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि ये बाहर से आए हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है। और इन सारों जो ये 15 लोग हैं इनकी जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको हमने टेस्ट किया है। अगर किसी के साथ 4 लोग मिले, किसी के साथ 10 लोग मिले, एक पेशेंट थे जिनके साथ ज्यादा लोग मिले थे, उन सबको टेस्ट किया और वो सारे जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं। साहब एयरपोर्ट पर जो मुसाफिर आए हैं, आज जियो न्यूज़ पर भी उनके रिमार्क्स चलते रहे, वो कह रहे हैं कि जी हमसे तो जिसने फॉर्म भर दिया ले लिया, किसी का कोई टेस्ट नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कोई थर्मल स्कैनिंग भी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमारी ज़ाती तौर पर भी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमने फॉर्म नहीं भरा था, किसी ने पूछा भी नहीं, कोई चेक नहीं हो रहा वहाँ। वफाकी हुकूमत के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है कि अगर सारे बाहर से आए हैं, सारे किसी एयरपोर्ट से आए हैं, वहाँ जो इंतजाम हैं उनसे आप मुतमईन हैं? शाहज़ेब, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कोशिश की थी और उसके बाद जो फेडरल हेल्थ के स्पेशल असिस्टेंट हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जी आप एक मीटिंग सूबों के साथ कर लें चीफ मिनिस्टर लेवल पे, आप बाकी तो कर रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी बात को माना और हमने कोई 4 या 5 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी जिसमें थे खुद डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। सूबों से चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया था, लेकिन मैं वाहिद चीफ मिनिस्टर था जो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में था। बाकी जगह से चीफ सेक्रेटरी साहिबान ने और हेल्थ मिनिस्टर साहिबान ने रिप्रेजेंट किया था सूबों को। मेरा उनको यही कहना था कि जी पोर्ट क्वारंटीन जो है वो एक फेडरल सब्जेक्ट है और एयरपोर्ट्स पे और बॉर्डर पे आप मेहरबानी करके क्वारंटीन बनाएं और लोगों को चेक करें। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि जो हम चाह रहे थे जिस लेवल से चेक होना चाहिए वो नहीं हो रहे। हमने ऑफर की हुई है और बल्कि दिए हुए हैं अपने प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो एयरपोर्ट्स पे। आज तो फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने सुबह उनसे बात की कि जी हर डेस्क पे एक, जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर उसके साथ एक डॉक्टर या पैरामेडिक बैठा हो जो चेक करे हर एक को उस वक्त। इसलिए कि ये रियलाइज हमने करना चाहिए कि हम सब ने मिलके इसको फाइट करना है और फर्स्ट जो पोर्ट ऑफ एंट्री है उस पर सबसे ज्यादा ख्याल करना है। जैसे मैंने कहा, अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई एक केस भी ऐसा नहीं आया जिसने ट्रांसमिट किया हो किसी और को। ये अहम आपने बात बताई कि सारे के सारे बाहर से आए हैं, एक भी ऐसा केस नहीं है अभी तक जिसमें बाहर से कोई शख्स आया हो और उसने किसी को लगा दिया हो कोरोना वायरस। मगर ये जितने भी लोग आए हैं 15, इसमें कितनों का एयरपोर्ट पर पता चल गया था और कितनों का बाद में पता चला? किसी का भी एयरपोर्ट पे नहीं पता चला था, किसी एक का भी नहीं पता चला था। हमने इन सब से, ये पहले आए हुए थे, इन सब से कांटेक्ट किया। जैसे मैंने बताया ना 2355 लोगों को हमने कांटेक्ट किया। 2355 में जिनके 14 दिन से ज्यादा गुजर गए और सिम्टम्स नहीं है उनको हम लिस्ट से हम निकालते जा रहे हैं। रोजाना 30, 40, 50 लोग लिस्ट से निकल जाते हैं। बाकी जो 2355 बचते हैं उनमें जिसको सिम्टम्स थे उनको हमने टेस्ट किया और उन टेस्ट करने वालों में 15 लोग पॉजिटिव आए हैं जिनको हमने टेस्ट किया है। एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं मतलब अगर एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं हुआ तो ये वफाकी हुकूमत से आपने टेकअप किया कि भाई हमने प्रपोजल दिया था, मुसाफिर भी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर इकदामात नहीं है, जितने भी केसेस हैं वो बाद में आके पता चले हैं, अगर उनका किसी से कांटेक्ट हो जाता तो कोरोना और फैल जाता, एक भी बंदा एयरपोर्ट पर नहीं पकड़ा गया? मैंने कहा हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट भी की है। मेरी जफर मिर्जा साहब से आज भी बात हुई, इसलिए कि जफर मिर्जा साहब ने आज एक ट्वीट किया था सुबह
जिससे ये जा रहा था कि जी किसी कांटेक्ट को लगा है, किसी बाहर से आए हुए पेशेंट को। तो मैंने उन्हें बताया कि जी आपकी ट्वीट गलत है, और किसी भी ये जो 8 के 8 लोग हैं, ये दोहा वाले हैं बेसिकली, जो दोहा से पहले इराक और सीरिया से होते हुए आए हैं। ये सारा का सारा ग्रुप बाहर से आया था। पहले इनमें से एक का जब हमें पता चला तो हमने इन सबको बुलाया और उनको टेस्ट किया। जिनमें सिम्टम्स नहीं भी थे उनको टेस्ट किया और उनमें पॉजिटिव निकला। 2 में या 3 में सिम्टम्स थे ही नहीं उनमें, तो हमने सबको टेस्ट किया जैसे तो। लेकिन ये सारे बाहर के लोग हैं। तो जो डॉक्टर साहब का एक ट्वीट आया था वो एक गलत इंप्रेशन दे रहा था कि शायद लोकली ट्रांसमिट हुई है डिजीज। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया। सर ये भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर है ईरान से तो सिंध में ही लोग नहीं आए हैं, मुल्क के बाकी हिस्सों में भी लोग आए। दोहा से जो फ्लाइट आई है तो दोहा से फ्लाइटें मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी आ रही हैं, लंदन से फ्लाइट्स भी दूसरे हिस्सों में आ रही हैं, दुबई से फ्लाइट्स भी दूसरे हिस्सों में आ रही हैं। क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा केसेस 15 केसेस सिर्फ सिंध में, क्योंकि प्राइमरी कॉन्टैक्ट की वजह से आप कह रहे हैं दूसरों से नहीं फैला, जितने भी लोग हैं वो बाहर से आए हैं, तो बाहर से तो दूसरे सूबों में भी जा रहे हैं। ये आपने तहकीक की कि क्या वजह से ज़्यादा सिंध में रिपोर्ट हुए? देखिए, मैं तो शुक्र अदा कर सकता हूं कि बाकी सूबों में नहीं हुए केसेस। यही मतलब मुझे हैरत जरूर है, इसलिए कि वैसे मैंने कहा कि 2355 ईरान ओरिजिन के लोग सिंध में आए और 11,481 लोग बाकी सूबों में गए, और बाकी सूबों से कोई ऐसे केस नहीं आए। अच्छी बात है, मैं यही कह सकता हूँ। हैरत जरूर हुई है। एक जो बड़ी हैरत की बात है, और मैंने ये फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा है कि ताफ्तान में तकरीबन 3000 से ऊपर लोग क्वारंटीन्ड हैं, और 3000 से ऊपर लोगों के सिर्फ जो उनकी अपनी वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की, ये नेशनल मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट है अपनी, उसमें 2 जगह पे अलग अलग फिगर्स दिए हुए। एक जगह पे लिखा है कि बलूचिस्तान में 14 टेस्ट किए हैं उन्होंने, और एक जगह पे लिखा है कि बलूचिस्तान में 10 टेस्ट किए हैं। तो खैर 10 या 14, 3000 लोगों में से सिर्फ 10, इसलिए कि टेस्ट उसको कर रहे हैं जिसमें सिम्टम्स आए, तो सिर्फ 10 या 14 लोगों में सिम्टम्स आए 3000 में से। ये बड़ी अच्छी बात है। यही मैं कह सकता हूँ कि खांसी, नजला, जुकाम किसी को नहीं है जो कि क्वारंटीन में उधर है। बट ये थोड़ी तशवीश की बात जरूर है, और ये मैंने इसका इजहार खुद भी किया है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा है। हम तो एक जो मैंने बताया ना 2355 डेली बेसिस पे हमने इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाई किया है। डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई है, उन्होंने अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाई है कि एक एक शख्स जो अभी तक वो 14 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड में उससे रोजाना कांटेक्ट करते हैं पूछने के लिए जी आपको नजला, जुकाम, बुखार या कोई ऐसी सिम्टम्स तो नहीं आई है। और जैसे ही पता चलता है इमीडिएटली हम उनको टेस्ट कराते हैं। 24 घंटे लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन हम वो टेस्ट कराते हैं। इसी वजह से हमने तकरीबन 200 के करीब अब टेस्ट हमारे हो गए हैं, जबकि जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान में 10 के करीब हुए हैं, अब 14 हुए हैं। पंजाब में 78 और टेस्ट हुए अभी तक। थोड़ी सी तशवीश मुझे ये जरूर है कि हाउ कम के ये बाकी जगह पे सिम्टम्स भी नहीं आ रहे लोगों के, लेकिन अच्छी बात है अगर नहीं आ रहे तो मैं तो खुश हूँ। सर अहम और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में अभी तक पब्लिक में पैनिक नहीं है। सिंध में केसेस आने के बावजूद पब्लिक में पैनिक नहीं है, मगर अब ज़ाहिर पीएसएल कराची में आ रहा है और ये बड़ा लाजमी होगा कि पैनिक ना हो, क्राउड बहुत ज़्यादा होगा। तो पीएसएल के हवाले से क्या इंतजामात अलग से स्पेशली आप लोग करेंगे ताकि ये जो कोरोना है ये ना फैले, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो? देखिए, मैं आपको बताऊं शाहजेब, ये जैसे मैंने बताया 26 तारीख को जब पहला केस आया था, 27 तारीख से लेके आज तक, आज 10 मार्च है, मैं डेली एक मीटिंग करता हूं शाम को 5 या 6 बजे। और इस मीटिंग में ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लोग होते हैं, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी, इंडस हॉस्पिटल का शुक्रगुजार हूं। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो रोजाना मेरी मीटिंग में आते हैं, रोज, और हम डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, मिलिट्री के लोग भी आते हैं उसमें, ताकि हम एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बना सकें। और ये मीटिंग्स 27 तारीख से आज तक रोजाना हो रही हैं, कोई एक दिन भी मिस नहीं किया हमने। और आज हमने इस मीटिंग में पीएसएल के बारे में डिस्कस किया था, और कुछ हमने दिए हैं कंडीशंस कह लें या कुछ एडवाइजरी दी है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए कल परसों अगर पीएसएल इधर होता है। और मैंने कन्वे किया है कि पीसीबी से बात कर लें। नंबर 1, हमारे जो पुलिस वाले होंगे जो चेक करते हैं हर एक, आपको पता है कि पीएसएल में जो भी आते हैं शायकीन, उनको एक एक को बॉडी सर्च की जाती है।
उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम बनाएंगे, उसके बाद ही हम ये शुरू करेंगे। नंबर 2, हम ये एडवाइजरी दे रहे हैं कि अगर किसी ने भी बाहर ट्रैवल किया है, और ये अच्छा मौका है आपसे मैं बात करूं आपके थ्रू, ये सबको पता चलेगा कि पिछले 14 दिन में अगर किसी का इंटरनेशनल ट्रैवल है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके वो घर पे देख लें। वैसे भी उनको क्वारंटीन में होना चाहिए, वो घर पे टीवी पे देख लें, मैच देखने ना आए। तीसरी चीज है कि अगर किसी को भी किसी किस्म की नजला, जुकाम, बुखार या ये सिम्टम्स हैं तो मेहरबानी करके वो मैच देखने ना आए। मैंने ये भी कहा है हमारे पास कोई एक लॉ है इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जिसमें हम इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं और हम पेनलाइज कर सकते हैं अगर कोई इन रिस्ट्रिक्शंस को ना माने, तो हम वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब चीजें फॉर्मुलेट हो रही हैं ताकि कल तक ये सारी एडवाइजरीज चली जाए। हम पीसीबी से बात कर लें कि ये सारे उधर प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर्स होंगे, मास्क अवेलेबल होंगे। ये भी मैंने कहा है कि देखें कि लोग ये ऐसा कोई करें कि एक एक सीट छोड़ के बैठे ताकि कांटेक्ट कम से कम हो। ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन हैं और इसके बाद ही हम पीएसएल के लिए प्रॉपर्ली ये बातें अगर सारी तय होंगी तो हम करेंगे, इनको कराएंगे मैचेस। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल हसास है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आपकी तरफ से प्रपोजल चला गया, पीसीबी की तरफ से रिस्पांस का इंतजार है। एक अच्छी कोऑर्डिनेशन आप दोनों के दरमियान हो रही होगी, क्योंकि बड़े बड़े ममालिक में बड़े बड़ी टीमों के जो मैचेस हैं वो मनसूख भी हुए हैं, शायकीन के बगैर भी मैचेस हुए हैं। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान में ये मैच होने जा रहा है तो अवाम महफूज रहें और पैनिक ना हो, अवाम का कॉन्फिडेंस रहे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप दोनों की, आपकी और पीसीबी की अच्छी कोऑर्डिनेशन इस हवाले से। मैं आपको सिर्फ शाजिब एक बात बताऊं, अभी तक पैनिक सिचुएशन नहीं है, अल्लाह करे नहीं होगी। जो लोग भी हैं वो बाहर से आए हैं, लोकल कोई भी कांटेक्ट को ट्रांसमिट नहीं हुई है ये इन्फेक्शन, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक जो ऑप्शन यही है कि हम हर चीज बंद कर दें, ये भी है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम हर एक को कहें घर पे बैठ जाए जब तक हम इसको कंट्रोल ना कर लें, बट प्रॉबेबली उससे पैनिक ज्यादा क्रिएट होगा। लोग ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत शायद कुछ छुपा रही है और ये एक्शंस ले रही है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक एक चीज सारे के सारे बल्कि कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं मेरा ख्याल है। और मैं मीडिया से आपके तवज्जुद से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक लाइक खबरें ना दें। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आ रही हैं खबरें कि आज मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा कि जी 400 पेशेंट ओझा में आ गए, 800 आखान में आ गए। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। 15 पेशेंट हैं, 15 में से एक क्योर हो गया है, एक रिकवर हो गया, वो घर चला गया है। और इंशाल्लाह अगले दिनों में कुछ और भी अच्छी खबरें आपको देंगे क्योर होने के बारे में लोगों के। इसलिए सब के सब स्टेबल हैं जिनको हमने आइसोलेशन में रखा हुआ है। बाकी जो लोग हैं इस वक्त नंबर्स एग्जैक्टली मैं 2355 में से जो भी निकल गए होंगे जिनको 14 दिन से ज्यादा हो गए, बाकी सारे सेल्फ क्वारंटीन में एटलीस्ट हमने कोशिश कर रहे हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंश्योर कर रहे हैं कि उनको रोजाना उनसे कांटेक्ट करें और उनको सेल्फ क्वारंटीन करें। 200 के करीब हम टेस्ट कर चुके हैं जिसमें 15 पॉजिटिव आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब अब 16 मार्च तक स्कूल बंद रखने का आपने फैसला किया कि 16 मार्च को खुलेंगे। अब जब नए केसेस आ गए हैं, इस हवाले से अब आपने क्या फैसला किया है? देखिए अभी तक मैंने आपको बताया ना शासिब, कोई भी ट्रांसमिटल नहीं आया। हम स्कूल्स के बारे में इंशाल्लाह एक आध दिन में जब मीटिंग्स करेंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे। ये फ्राइडे तक तो बंद है, यानी मंडे तक बंद है। बल्कि मैं ये पूरी तरीके से मुझे एहसास है कि एग्जाम्स भी हो रहे हैं, मैट्रिक के, इंटर के, ओ लेवल्स के मॉक्स और जो उनकी तैयारी है वो भी हो रही है। बहुत जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई में खलल पड़ रहा है इन स्कूल्स बंद होने की वजह से। ये सारी चीजों का मुझे रियलाइजेशन है। अगेन दो चीजें मुझे, हमने जब फैसला करना अकेला नहीं करूंगा, हमारी पूरी टीम जो है इसको देख रही है, साथ मिलकर करेंगे। हम ये करेंगे कि हमने बिटवीन अल्टीमेट प्रिकॉशन एंड पैनिक, अगर हम स्कूल्स और बंद कर देते, लोग अभी से ये कह रहे हैं ना कि जी स्कूल तो बंद हो जाएंगे, हालात बहुत खराब है। हालात बिल्कुल खराब नहीं है। ये 15 पेशेंट्स के अलावा कोई और पेशेंट नहीं है हमारे पास। तो वो हम फैसला करेंगे स्कूल्स के बारे में इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए। यानी कि एज ऑफ नाउ जो मैट्रिक के इम्तिहान होने हैं वो अपने वक्त पर होंगे। इस हवाले से जो स्कूल्स के हवाले से फैसला है वो 16 मार्च को खुलने का ही है, 16 मार्च तक बंद रहेंगे। अभी ये फैसला नहीं किया गया कि जो इम्तिहानात हैं उन्हें मुलतवी किया जाए या फिर स्कूल और ज्यादा मुद्दत के लिए बंद रखे जाए। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। अभी तक एज ऑफ नाउ 16 मार्च तक बंद है। 16 मार्च को खुलने हैं। हम जरूर ये कंडीशन देख के अगले एक आध दो दिन में
करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा पैनिक सिचुएशन कोई नहीं, उसमें भी हम सर्टेन एडवाइजरीज देंगे। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया, हम इसमें भी ये कहेंगे कि पेरेंट्स से कहेंगे और बच्चों से कहेंगे कि जिसको अगर कोई सिम्टम्स हो तो वो स्कूल ना आए। सेकेंडली, अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री हो पिछले 14 दिन की तो उसको स्कूल ना भेजें। ये चीजें शायद हमने एडवाइजरीज इस टाइप की देनी पड़े और इनके साथ फिर हम स्कूल्स खोलें, लेकिन अभी तक फैसला नहीं किया इस चीज का। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम बातें उनकी तरफ से बताई गई हैं। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एयरपोर्ट्स पर सिंध हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके बेहतर अंदाज में इंतजामात हों। कोई सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नहीं है तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। जफर मिर्ज़ा साहब ने कुछ और कहा था। मुराद अली शाह साहब बता रहे हैं कि सारे के सारे लोग बाहर से आए हैं, किसी को भी पाकिस्तान में आके किसी बाहर आने वाले शख्स से कोरोना का वायरस नहीं लगा है। PSL के हवाले से इंतजामात और PCB के साथ कॉन्टैक्ट में है, मगर आवाम से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई बाहर होके आया है और उसका कोई कांटेक्ट रहा है किसी भी कोरोना वायरस के मरीज के साथ तो वो बराए मेहरबानी स्टेडियम ना आए। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो वो ना आए, घर पर बैठ के देखे, क्योंकि दूसरे लोग उससे महफूज रह सकें। स्कूल्स अगर खोलने का भी फैसला हो तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो भी अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम है तो वो स्कूल ना भेजें। कोरोना वायरस से दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक में 4000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। चीन के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इटली की है, जहाँ हुकूमत ने चीन से भी ज़्यादा सख्त इक़दाम उठाए हैं। इटली की हुकूमत ने पहले 25% आबादी को क्वारंटीन में डालने का हुक्म दिया, यानी कि लॉकडाउन कर दिया, मगर अब सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई है कि गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में मजीद 97 अफराद कोरोना से हलाक हो गए हैं, जिसके बाद इटली में वायरस से अमवात की तादाद 463 हो गई है और 9000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। इस हंगामी सूरत हाल के बाद इटली के वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क में ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क की 6 करोड़ से ज़ायद आबादी को क्वारंटीन में डाल दिया है। मुकम्मल लॉकडाउन। इस दौरान हर तरह के अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है। सिनेमाघर, थिएटर, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम और तालीमी इदारों समेत दीगर अवामी मकामात बंद हैं। खेलों की सरगर्मियां बंद हैं। शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत की गई है। कोरोना से मुतासरा ममालिक में अमरीका भी शामिल है, जिसकी 36 रियासतों में ये वायरस फैल चुका है। और अहम बात यह है कि अमरीका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। कोरोना से अमरीका के शहरी तो मुतासिर हो रहे हैं, इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह अमरीकी सदर की 29 फरवरी को उस तकरीब में शिरकत थी जिसमें कोरोना से मुतासरा शख्स मौजूद था और उसमें अमरीकी सदर ने भी शिरकत की। जबकि इस तकरीब में शरीक 3 कांग्रेस अरकान और अमरीकी सदर के नामजद करदा नए चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे, जिन्होंने मुतासरा शख्स से मुलाकात की थी। अहम बात यह है कि मुतासरा शख्स से मुलाकात करने वाले एक रुकने कांग्रेस ने अमरीकी सदर के साथ उनके तैयारे में भी सफर किया था, जबकि दीगर 2 अरकान कांग्रेस और नामजद चीफ ऑफ स्टाफ ने बाद में अमरीकी सदर से भी मुलाकात की थी। अब अहम बात यह है कि कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर से मिलने वाले 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्होंने खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में डाल दिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर ने अभी तक वायरस की तस्दीक के लिए अपना टेस्ट नहीं कराया है। कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ खौफ की फिजा है। मुतासरा ममालिक अपने शहरियों को महसूर करने पर मजबूर हो रहे हैं। मुआशी सरगर्मियां सुसरवी का शिकार हैं। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स संभल नहीं पा रही हैं। आज भी डाउ जोन्स इंडेक्स अमेरिका की मार्केट मस्बत खुली, फिर माइनस हो गई। और जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स हैं उसमें हमने कल के दिन देखा था कि भरपूर मंदी नजर आई थी। अमीर तरीन अफराद की इस वक्त मंदी का शिकार हो रहे हैं, अरबों डॉलर से महरूम हो गए हैं। एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी भी शामिल हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक और मारूफ सनतकार मुकेश अंबानी, जिन्होंने अपनी सुबह का आगाज एशिया के अमीर तरीन शख्स की हैसियत से किया था, कोरोना की वजह से उनसे यह एजाज एक दिन में छिन गया। मुकेश अंबानी एक दिन में उनकी जो दौलत है वो 5.6 अरब डॉलर्स कम हो गई और अब वो एशिया के अमीर तरीन शख्स नहीं रहे। उनकी जगह चीन के जैक मा ने ले ली है, जिन्हें भी 1.1 अरब डॉलर्स का नुकसान तो हुआ, लेकिन मुकेश अंबानी के मुकाबले में ये नुकसान कम था। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मजमूई तौर पर दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद ने 238 अरब डॉलर्स नुकसान किया है, उससे वो महरूम हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुसलसल बात हो रही है कि दुनिया रिसेशन की तरफ जा सकती है, दुनिया मुआशी अबतरी की तरफ जा सकती है। पाकिस्तान का क्या होगा, इस बात से बात करेंगे कुछ देर के बाद। कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाले बहरान से दुनिया भर की मईशत की ज़बूहाली की बात हो रही है, मुआशी अबतरी की बात हो रही है, इकनॉमिक रिसेशन आ सकता है। और उसके बाद जो सऊदी अरब ने फैसला किया जिससे बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें गिरी, उससे भी ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि दुनिया भर की मार्केटें गिरेंगी।
मगर पाकिस्तान को माजी में भी यह मौका मिला है कि तेल की कीमतें गिरी, पाकिस्तान तेल बरामद करता है, मगर वो मौका आया और ज़ाया हो गया। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले, मुआशी तरक्की हो, मुआशी जो लॉन्ग टर्म है फ़ायदा हो। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब, ज़ाहिर है हुकूमत खुद कह रही है कि बड़ी शॉर्ट विंडो हो सकती है इस वक्त। आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए इससे, इस जो अपॉर्चुनिटी है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए और कैपिटलाइज करने के लिए? हुकूमत को ये ऑयल प्राइसेस जो हैं जिस लेवल पे आ गई हैं, इसमें इससे नीचे जाना जो है वो उसका कम चांसेस हैं और उससे ऊपर जाना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस वक्त इनको ऑयल की फ़ाइनेंशियल हेजिंग करनी चाहिए। ये एक मौका पहले भी आया था जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो आपको याद है $144 से ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई थी $30, $35, $40 पे। तब भी मैंने इनको कहा था कि हेज कर लें, और तो बस वो कमेटियाँ बनती रहीं, और जिस वक्त जब ये तैयार हुए तो उस वक्त 70-80 पे पहुंच चुका था डॉलर अपना तेल। तो अभी भी मेरे ख्याल में ये 32-34 पे है इस वक्त। तो इनको चाहिए कम से कम 50% अपनी जो है ऑयल जो है उसको फाइनेंशियल हेज करें। और इसके बीच में मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो चांस नहीं लेगी, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर नीचे चले गई और प्राइसेस तो उनके ऊपर नैब का केस बन जाएगा। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि वो अपना इनिशिएटिव ले, और इसमें चांसेस यही हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी और हम कम से कम उसको तो हेज कर लें। यानी कि क्योंकि जाहिर है, साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो बहुत सारे तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उनकी जो कॉस्ट है उससे भी कीमतें नीचे हैं। तो आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स में ना फंसें, वज़ीर आज़म फौरी तौर पर फैसला करें, क्योंकि ये जो सऊदी अरब और रशिया की कीमत के ऊपर जंग है ये भी ज़्यादा लंबी नहीं चलनी है, तो परमानेंट नहीं रहना, इसने फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें कोई आई थिंक अवाम होना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इस वक्त आपकी जो कॉस्ट जा रही है रशिया की वो $50 पे है, और फुली लोडेड जो है जो सऊदी अरेबिया है उसकी वैसे तो पर बैरल कॉस्ट $2.80 है, लेकिन जब वो अपना ये सारा फिस्कल मलबा डालते हैं उसके ऊपर तो उनकी $83 हो जाती है। तो कितनी देर पे वो $83 को जाके $35 तक या $34 तक सस्टेन करेंगे? तो ये प्राइस ऊपर आनी ही आनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए हाई पावर्ड एक कमेटी बना के, और उसके बीच में फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी रख लें बेशक बाहर के, लेकिन ये स्पीड में काम होना चाहिए। ये अगले एक हफ्ते 15 दिन में ये हो जाना चाहिए। अच्छा, आप समझ रहे हैं इससे हुकूमत को स्पेस भी मिल रहा है, क्योंकि अगर महंगाई कम होती है, बिजली की कीमतों में इजाफे का प्रेशर कम होता है, सर्कुलर डेट में कमी आती है, आपके ख्याल में हुकूमत को स्पेस भी मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, और शरह सूद भी कम की जाती है? देखिए 25% आपका जो ऑयल बिल इस वक्त 25% है ऑफ योर टोटल इंपोर्ट्स, वो अगर आधा हो गया है तो आप अंदाज़ा करें ना कि कितनी स्पेस इमीडिएटली आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर इस वक्त आपकी जो पहले इंपोर्ट्स होती थी, ऑयल इंपोर्ट्स होती थी, वो तकरीबन 14 से 16 बिलियन होती थी, वो अब कम हो के मेरे ख्याल में 8 से 10 हो गई हैं। वो अगर 4-6 पे आ जाती हैं तो आपको ये $4-5 बिलियन का स्पेस मिले। और ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं हो रही इस वक्त शाहजेब, कमोडिटी प्राइसेस गिरी हैं और गिरेंगी, जिसमें खुदनी जो आपका तेल है, जिसमें चाय है, इस किस्म के और जो कमोडिटीज़ हैं वो उसकी प्राइसेस गिरेंगी। तो ये वो हिसाब हो गया जो कि 2014-15 में हुआ था, जिसका इसहाक डार ने पूरी तरीके से एडवांटेज नहीं लिया था। तो इसको इस हुकूमत के पास ये एक ऑप्शन आया है कि ये अभी एक किस्म से बोनांजा है जिसका इनको पूरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसकी वजह से जब इन्फ्लेशन कम होगी तो डिस्काउंट रेट को कम करना चाहिए ताकि इकॉनमी का जो है वो पहिया चले। साहब, अब इन्फ्लेशन लग रहा है जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड है, फरवरी के नंबर कम थे, मार्च में लगता है और कम आएंगे, और अब ये जो रेट्स भी कम हो गए, तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स को अभी भी देखभाल कर कम करना चाहिए, होल्ड पॉलिसी रखनी चाहिए, या फौरी तौर पर अब उसमें कमी करनी चाहिए स्टेट बैंक को? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, अगर जी इस वक्त पहले ही 13.25% डिस्काउंट रेट है और आज 12.4% आपकी इन्फ्लेशन है, जिसके बीच में आपकी कोर इन्फ्लेशन 8% पे ही है,
तो वो ये तो गिरेगी, क्योंकि अभी ये तेल की प्राइसेस अभी नीचे आएंगी, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी, और उसके बाद आपकी जो फूड प्राइसेस हैं, क्योंकि अभी वीट जो है वो अभी हार्वेस्ट हुई है, बाकी चीज़ें जो हैं उसकी प्राइसेस नीचे जाएंगी। तो हो सकता है आपको अगले 1-2 महीने के अंदर सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आए। तो हमें चाहिए अगले 1-2 महीने के बीच में हम सब्सटैंशियली रिडक्शन दिखाएं अपने इंटरेस्ट रेट में, डिस्काउंट रेट में। और साहब, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत का जो टैक्स टारगेट था वो भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं आईएमएफ के तहत। अब अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, लोकल मार्केट में कम करते हैं, तो फिर उससे और ज़्यादा टैक्स में कमी आएगी। तो लेवीज बढ़ा के, जो माजी में भी फार्मूला रहा है, ये अपना टैक्स पूरा करना चाहिए, या फौरी तौर पर जो लोकल कंज्यूमर है, जो आवाम है, उसके लिए कीमतों को कम करना चाहिए? नहीं, देखें जी, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये अगर रहती ऑयल प्राइसेस, तो उनको 40 अरब रुपये का तो उन्होंने पहले ही एक टीका लगा दिया है आवाम को। तो लेकिन अब और नीचे जब गिरेंगी तो उसमें से ज़्यादा इनको विदहोल्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज नीचे जो तबका है वो बिल्कुल मर रहा है यार। वो उसको महंगाई ने के बोझ तले वो एक किस्म दब चुका है। तो इसमें ज़्यादातर तो उनको चाहिए कि इसको पास ऑन करें, ताकि उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, लेकिन पॉवर्टी लेवल जो है वो कम होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि ऊपरले लेवल पे आपने रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और उसके जो आपको सही नतीजे नज़र आ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट नीचे हो रहा है, आपका करंट अकाउंट नीचे हो रहा है, लेकिन नीचे वाला जहाँ तोड़ फोड़ हुई है, जिसके बीच में आम आदमी है, हमारी इंडस्ट्री है और हमारी इकॉनमी है, उसका पहिया भी तो चलाएं ना। बहुत शुक्रिया शौकत गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में अब ये बात हो रही है कि जो दुनिया की मईशत है वो सुस्तरवी का शिकार हो सकती है, रिसेशन की तरफ जा सकती है। ऐसी सूरत में अब ये सऊदी अरब और रशिया के दरमियान भी जो प्राइस वॉर शुरू हो गई, आपके ख्याल में कोई मस्बत ही असरात हैं पाकिस्तान के, या पाकिस्तान की बरामदात पर, रेमिटेंसेस पर, इकॉनमी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है इसका? देखिए, ग्लोबल रिसेशन की तो फोरकास्ट सारी मल्टीलैटरल एजेंसीज और एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, और ना सिर्फ ऑयल की प्राइसेस, दुनिया भर में पाम ऑयल, कॉटन, हर चीज़ की कीमत गिर रही है। और बज़ाहिर जो फोरकास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वर्ल्ड की, इमर्जिंग मार्केट्स की, वो भी यही शो कर रही है कि 6 से 12 महीने तो रिसेशन नुमा ही गुजरेंगे। तो पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेस है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, एफडीआई बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो आई थिंक इस रिसेशन का पाकिस्तान को तो थोड़ा सा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी, जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह है वो कम हो जाएगी, जो शरह सूद है वो कम हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये तो एक तरह से ब्लेसिंग है, या एक पाकिस्तान को मदद मिल गई है, जिससे पाकिस्तान अगर प्रॉपरली अपने आप को तैयारी कर ले, रिफॉर्म कर ले, फिस्कल हालात को बेहतर बना ले, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर ले, ख़ास तौर पे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ और एनर्जी के, तो इसको पाकिस्तान इनफैक्ट कैपिटलाइज कर सकता है। मतलब, और हमें नज़र आया कि कोरोना वायरस की वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें मेल्ट डाउन है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी हमें मंदी भी दिखी, मगर जो सेक्टर्स हैं उनमें बाइंग भी नज़र आई, जिनका इस ओवरऑल सिनेरियो को फ़ायदा होगा। करेंसी पाकिस्तान की तकरीबन 3.25 रुपये 2 दिन में गिर गई। पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल बैलेंस में आता है, करेंसी बहुत ज़्यादा गिर रही है। आप समझते हैं ये वॉलेटिलिटी रहेगी या ये टेम्प्रेरी है? लेकिन दुनिया भर में हर जगह पैनिक है, बहुत सारी हर एसेट क्लास जो है, ये प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़ नहीं, हर एसेट क्लास जो दूसरी एसेट क्लास है वो भी अंडर प्रेशर है, क्योंकि 2008 के बाद 12 साल के बाद ये पैनिक नुमा सिचुएशन आई है। तो हमें इतलात ये मिल रही हैं कि दुनिया भर में जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने बॉन्ड्स को और शेयर्स को बेच के या तो गोल्ड ले रहे हैं या तो यूएस ट्रेजरी ले रहे हैं। तो इसी तरह की मुझे लग रहा है कि जो बॉन्ड पाकिस्तान का, जिन्होंने बॉन्ड ख़रीदा था, उनके यहाँ भी पैनिक की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से एक मैसिव आउटफ्लो हुआ। मगर शाहज़ेब भाई, जिस किस्म का आउटफ्लो हुआ है टी बिल में, उसको देखते हुए तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल रही है करेंसी, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई मैनेज्ड करेंसी नहीं है कि स्टेट बैंक ने अपनी जेब से या अपने रिज़र्व से 500-800 मिलियन डॉलर दे दिया। ये मार्केट फोर्सेस पे चल रही है अभी करेंसी। हमारा रिजीम जो है एक्सचेंज का वो चेंज हो गया है, तो उस रिजीम को देखते हुए मेरे ख्याल में तो काफ़ी मैनेजेबल है। जितना बड़ा आउटफ्लो हुआ है उसके हिसाब से ये करेंसी का 1-2% गिरना कोई मेरे लिए ताज्जुब खेज़ नहीं है ये नए रिजीम में।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको इतला देते चलें, लाहौर कलंदर ने एक और मैच जीत लिया है। एक ज़बरदस्त किस्म का टर्न अराउंड है जो कि लाहौर कलंदर, जिन्हें रूल आउट किया जा रहा था कि अब ये टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल लास्ट ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर ने हरा दिया है। छक्का मार के जिताया गया है और लाहौर कलंदर अब 8 पॉइंट्स के साथ टेबल में ऊपर आ गया है। लास्ट नंबर से तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर आ गया है। अगले स्टेज में पहुंचने के चांसेस बढ़ गए हैं। लाहौर में उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्टी, लाहौर के तो जो तमाशाई हैं, जो सपोर्टर्स और फैंस हैं, वो तो मायूस ही होते आए थे। अब ये एक के बाद एक सरप्राइज उनके लिए आ रहा है। क्या इस वक्त हालात है उनके? जी, इस वक्त शाहजेब मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट है। आप देख सकते हैं कि शायकीन जो यहाँ पर मैच देखने के लिए है, लाहौर कलंदर जैसे ही जीता, यहाँ पर शायकीन बहुत खुश हैं। जी, आप क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर जिंदाबाद। बहुत अच्छा खेला लाहौर कलंदर ने, कमाल कर दिया। लाहौर कलंदर जिंदाबाद। लाहौर लाहौर है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑडियंस है जो मैच देखने आई वो भंगड़ा भी डालते रहे। यहाँ पर और भी ऑडियंस, ये आप क्या कहोगे? लाहौर कलंदर जिंदाबाद। हम लाहौर आरी वाला से देखने आए हैं लाहौर का मैच। लाहौरी है। जी, आपने ये देखा जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कितना खुश हैं, क्योंकि उस्मान ये बताएं कि ये आखिर तक इन्हें लग रहा था कि लाहौर जीत जाएगा। लाहौर कलंदर ने क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। बहुत टफ मुकाबला था। सेकंड लास्ट बॉल पर प्लेयर ने छक्का मार के जो यहाँ पर शायकीन थे उनके चेहरों पर खुशियाँ बिखेर दी। यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जब लाहौर में मैच खेला जाता है तो यहाँ पर ख़वातीन फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों के हमरा, इसके अलावा जो जॉब्स करते हैं लोग, वो भी स्पेशली वेट, मगर उस्मान इन्हें लग रहा था आप यहाँ मैच देखने के लिए आते हैं। अब इन्हें लग रहा था कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि आखिर में तो ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है और सेकंड लास्ट बॉल पर छक्का लगा है। तो उस वक्त क्या तासुरात थे लोगों के? जी शाहजेब, अभी क्योंकि मैं तो लाइव था प्रोग्राम में, मगर जैसे जैसे मुझे भी पता लगता था कि इतनी बॉल्स में इतने स्कोर रह गए हैं, तो लास्ट पर बड़ा मुश्किल हो गया था कि 6 बॉलों में स्कोर ज़्यादा था, तकरीबन 14-15 स्कोर करना था। तो यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट थे, इवन कि यकीन करें शायकीन क्रिकेट जो है वो उदास होकर बाहर जा रहे थे। मगर अभी जब शायकीन क्रिकेट को पता लगा कि लाहौर के अंदर जीत गया है, तो इनके चेहरों पर बहुत खुशी है और इनका यही कहना है कि लाहौर लाहौर है। हम लाहौर कलंदर को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये देखें, शायकीन क्रिकेट टी शर्ट्स पहनी हैं पाकिस्तानी परचों। जी, आप क्या कहोगे? हम लाहौर की जीत पर बहुत खुशी महसूस करते हैं। हम फैसलाबाद से आए थे और लाहौर की जीत पर हम खुद जश्न मनाएंगे। लाहौर कलंदर जी, आपने देखा कि शायकीन क्रिकेट किस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको दिखा सके मेरा कैमरामैन सफदर, तो यहाँ पर शायकीन की बहुत बड़ी तादाद है, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। ये देखें, बच्चे भी फैमिलीज अपने हमरा लेकर आई हैं। ये बच्चे, ये अब ये जो खुशी है, ये मेरे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि शायकीन क्रिकेट कितना खुश हैं। और ये शायकीन क्रिकेट अब इनका शोर है और आप इनकी खुशी का इजहार खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी, इनसे पूछे, इन्हें लग रहा है कि ये अब जीत सकता है लाहौर कलंदर? क्योंकि शुरू में हारने के बाद तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। इन्हें लग रहा है कि जीत सकता है लाहौर कलंदर PSL? उस्मान भट्टी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरा ख्याल उस्मान भट्टी को आवाज़ नहीं जा रही है। बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक लाहौर कलंदर की तरफ से हुआ है और नज़र आ रहा है कि लाहौर कलंदर अब टेबल में ऊपर चला गया। PSL में इस वक्त कोई भी टॉप 4 टीम्स हो सकती हैं। कोयटा ग्लैडिएटर अगर अपने अगले 2 मैचेस जीत जाएं तो कोयटा ग्लैडिएटर पहुंच जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का सिर्फ 1 मैच बाकी है, 7 पॉइंट्स हैं, वो बाहर हो सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा लाजमी है कि वो भी अपना 1 मैच जीतें, मगर उनकी फिर भी पोजीशन मुस्तहकम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स को अपने मैचेस जीतने हैं। इस वक्त PSL में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि बड़ा ड्रामाई अंदाज में लाहौर कलंदर की तरफ से कम बैक हुआ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के एक और दावे पर अब सवाल उठ रहे हैं कि वो गलत है। हुकूमत का दावा कुछ और है और उसके बरक्स हकाइक कुछ और बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे में कमी आ रही है। जब उन्हें हुकूमत मिली तो उस वक्त गर्दिशी कर्जों में माहाना 38 अरब रुपए का इजाफा हो रहा था। ये तहरीक इंसाफ का दावा है और उनका दावा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ये कम होकर 12 अरब रुपए माहाना हो गया था और दिसंबर 2020 में ये रकम 0 हो जाएगी। मगर नेपरा के इदाद-ओ-शुमार कुछ और बता रहे हैं। नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम बिजली फराहम करने वाले इदारों की निगरानी करना है। नेपरा ने तजवीज़ दी है कि मुल्क में पावर इमरजेंसी नाफिज की जाए। वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी है क्योंकि उनके मुताबिक
सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है। हालांकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, गुज़िश्ता माह मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा था कि गर्दिशी कर्जा यानी सर्कुलर डेट को 38 अरब रुपए माहाना से 12 अरब रुपए तक ले आए हैं। ये हुकूमत आई तो उस वक्त जो सर्कुलर डेट था उसमें 38 अरब रुपए इजाफा हो रहा था हर महीने, और ये उमर अयूब साहब और इनकी टीम ने, नदीम बाबर साहब और इनकी टीम ने इस नंबर को कम करके 38 अरब को कम करके 12 अरब रुपए किया है। इससे पहले भी गुज़िश्ता साल मई में डॉक्टर हफीज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारत पानी और बिजली की कारकर्दगी को सराहा है, क्योंकि सर्कुलर डेट 12 अरब रुपए माहाना तक पहुंच गया है और दिसंबर 2020 तक ये सिफर हो जाएगा। इसके अलावा वजीर पानी और बिजली ने अक्टूबर में दावा किया था कि सर्कुलर डेट कम हो रहा है, हुकूमत उसे 12 अरब से 10 अरब रुपए तक ले आई है। सर्कुलर डेट के हवाले से मैं फिर दोहराता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये 38 अरब रुपए माहाना इसका बढ़ाव तेजी से जा रहा था। हमने वो रेट कम करके तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए महीने पे ले आए हैं। सिर्फ वफाकी वज़रा ही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गर्दिशी कर्जे में कमी का दावा किया। उन्होंने 24 मार्च को ट्वीट किया कि सर्कुलर डेट में इजाफा 38 अरब रुपए से कम होकर 26 अरब रुपए माहाना हो गया है और आइंदा दिसंबर तक सिफर हो जाएगा। साथ ही वज़ीर आज़म ने वजारत पानी और बिजली की तारीफ भी की। यह है हुकूमती दावे जो गुज़िश्ता साल से मुसलसल किए जा रहे हैं, मगर इस हवाले से नेपरा का दावा बिल्कुल अलग है। डॉन अखबार में 2 मार्च को खलीक यानी की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक नेपरा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की है कि वो मुल्क में पावर इमरजेंसी नाफिज कर दें। सर्कुलर डेट जो कि 1900 अरब रुपए तक पहुंच गया है, उसे कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। नेपरा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया कि गुज़िश्ता माली साल में गर्दिशी कर्जा 492 अरब रुपए बढ़ा है, जो माहाना 41 से 42 अरब रुपए बनता है, जबकि वजारत पानी और बिजली कह रही है कि 10 से 12 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। खबर के मुताबिक नेपरा के चेयरमैन ने पावर डिवीजन की क़यादत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों की मौजूदगी में वज़ीर आज़म को बताया कि बहैसियत रेगुलेटर नेपरा वजारत पानी और बिजली के सर्कुलर डेट में कमी, बिल वसूली में इजाफे और सिस्टम में बेहतरी के दावे से इत्तफाक नहीं करता। 31 दिसंबर 2019 तक सर्कुलर डेट 1800 अरब रुपए और जनवरी के आखिर में यह बढ़कर 1900 अरब रुपए तक पहुंच गया है। खबर के मुताबिक सर्कुलर डेट सबसे कम जून 2016 में 3 अरब 25 करोड़ रुपए था। इसके बाद से यह मुसलसल बढ़ रहा है। जून 2017 में सर्कुलर डेट 10 अरब 80 करोड़ रुपए बढ़ा। इसके बाद जून 2018 में 25 अरब 58 करोड़ रुपए माहाना हुआ और फिर जून 2019 में 41 अरब रुपए माहाना हो गया। इसके बाद दिसंबर 2019 में यह थोड़ा कम होकर 39 अरब रुपए हो गया, मगर रवां साल जनवरी में यह दोबारा बढ़कर 42 अरब रुपए माहाना हो गया। खबर के मुताबिक इन एदाद-ओ-शुमार के बाद नेपरा ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त की कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें और इकदाम उठाएं। इससे पहले 12 फरवरी को द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा ने भी अपनी खबर में बताया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सर्कुलर डेट बढ़कर 1900 अरब रुपए तक पहुंच गया है। 1900 अरब रुपए यानी 1900 अरब तक पहुंच गया है। नून लीग का दावा है कि हम जब गए तो माहाना 25 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा था। तहरीक इंसाफ ने बिजली की 4 रुपए फी यूनिट कीमतें बढ़ाई नून लीग के दावे के मुताबिक, और आगे नून लीग कहती है कि इस इजाफे से 30 अरब रुपए से जायद सार्फिन से वसूल किए जा रहे हैं। तो इससे तो ना सिर्फ गर्दिशी कर्जा या सर्कुलर डेट जीरो हो जाना चाहिए था, बल्कि हुकूमत को पैसे बचने चाहिए थे, क्योंकि खसारे से ज्यादा हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी। नून लीग का दावा है कि इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजली की चोरी और बढ़ गई है। वजारत पानी और बिजली का दावा है कि नेपरा दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार पेश नहीं कर रहा, जो एदाद-ओ-शुमार वजारत ने जारी किए हैं वही दुरुस्त है। इस हवाले से आज द न्यूज़ में खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक नेपरा और वजारत पानी और बिजली में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिसके बाद वज़ीर आज़म के मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो मौजूदा सूरत हाल में सही सूरत हाल मालूम करें और वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दें। हमारे ज़राए के मुताबिक पिछली काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर बराए बिजली उमर अयूब को सख्त सवालात का पिछली काबीना इजलास में सामना करना पड़ा था, जिसके बाद और यहाँ तक नौबत आई कि वफाकी काबीना के 4-5 अरकान ने उनसे सख्त सवालात किए। बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई, तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि आप बाकी जो वज़रा हैं वो अब अपने सवालात बना के लाएं ताकि आमना सामना ना हो। और उसके बाद उमर अयूब साहब को सवालात दिए गए हैं जिनके वो जवाब देंगे। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या सूरत हाल सामने आती है।